स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज की इस परिचर्चा का विषय है मॉनसून सत्र संसदीय अधिवेशन में। अभी मॉनसून सत्र होने की घोषणा हो चुकी है। 2/3 बहुमत का जुगाड़ करने में एनडीए कैसे सक्रिय है वो भी आपसे छुपा नहीं। बंगाल का उदाहरण देख चुके हैं। शिवसेना का क्या हुआ महाराष्ट्र में वो भी देख चुके हैं। उम्मीद लगाई जा रही है पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के दोहराव हो। खैर, आज की राजनीति से अलग थोड़ी सी हमारी परिचर्चा इस बात पर होगी कि हमारे संसदीय लोकतांत्रिक इतिहास में संसदीय अधिवेशन का जो मॉनसून सत्र होता है इसका अतीत क्या है और आज अभी वर्तमान में यह कैसे जा रहा है। तब न भविष्य के आकलन कर पाएंगे या फिर अभी जो होने वाला है उसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। मॉनसून सत्र की जो ऐतिहासिक और व्यवहारिक महत्व रहा है कि यही वो सत्र है जिसमें देश के अंदरूनी स्थिति को प्रभावित करने वाले जितने महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो पास आउट होते रहे। अगर थोड़ा सा अभी के कार्यकाल की देखें एनडीए गवर्नमेंट की, तो आर्टिकल 370 को इसी दौर में हटाया गया। मुझे आज भी डेट याद है, 5 अगस्त 2019। ये डेट मुझे इसलिए याद है कि जिस दिन यह हटाया गया मैं संसद भवन के एकदम निकट खड़ा था। थोड़ी देर बाद लगातार फोन बजने लगे पत्रकारों के, तो मैंने देखा कि एकदम सी हलचल मच गई और सारे पत्रकार पार्लियामेंट की तरफ भागे। शाम तक पता लगा कि इतना बोल्ड डिसीजन लिया गया है। खैर, ठीक उसी तरह 3 तलाक का जो एक मामला था वो भी इसी दौर में उभर करके आया और ओबीसी को आरक्षण देने वाला जो प्रावधान था संविधान का 105वां संशोधन विधेयक वो भी इसी समय उभर के सामने आया। ये दौर इसलिए भी महत्वपूर्ण रहता है कि हमारी एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी का जो बैकबोन है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह, वो इसी समय अनाउंस होता है। और जितने भी फूड सिक्योरिटी, ड्रॉटफुल या फिर एक तरीके से फ्लड प्रोसेसन एरिया से जुड़ी हुई जितनी भी मुद्दे हैं उनकी चर्चा इसी दौर में होती है। तो राजनीति के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए मुद्दे संसद में इसी समय चर्चे में होते हैं। ठीक उसी तरह एक और भी है कि यही वो दौर है जब विधायिका कार्यपालिका से कई चीजों के ऊपर प्रश्न पूछती है। जेबी कृपलानी ने इस दौर को प्रारंभ किया था और पहली बार नेहरू जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया। किसी मुद्दे पर तीखी बहस हुई होगी, नेहरू जी जवाब नहीं दिए होंगे, तो वो दौर आया। इसके बाद 2018 और 2023 ये 2 ऐसे वर्ष हैं जिसमें एनडीए गवर्नमेंट के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तब लाया गया जब विपक्ष के पास आवश्यक बहुमत भी नहीं था। विपक्ष यह अच्छी तरह जानता था कि हम बहुमत प्राप्त सरकार को न अपदस्थ कर सकते हैं और न उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने में सफल हो सकते हैं। उसके बाद भी हुआ। यही दौर कृपलानी साहब के साथ भी हुआ। जब कृपलानी साहब से यह प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बड़े व्यवस्थित और संतुलित तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया और ये कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का एकमात्र उद्देश्य निर्वाचित सरकारों को सिर्फ अपदस्थ करना नहीं होता है, वरन देश की जनता को यह बताना होता है कि वर्तमान में सरकार जो भी नीतियां संचालित कर रहे हैं उससे देश की संपूर्ण जनता संतुष्ट नहीं है, अथवा उसमें ये खामियां हैं, अथवा उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है, अथवा इसके बारे में गंभीरता पूर्वक सत्ताधारी दल सोचे। इसमें से कई सारे मानक हैं जो लागू होते हैं। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़े कुछ मुद्दे होते हैं। अभी भी चीन और पाकिस्तान का जो भी रवैया रहा है या ग्लोबल डिप्लोमेटिक जो चीजें हुई हैं खासकर नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, इसके ऊपर भी चर्चा होती है। इससे ज्यादा चर्चा हो रही है कि अभी ईरान के जो सर्वे सर्वा हैं और जो सुपुर्दे खाक हुए हैं और उनकी जो
ईरान की जनता की जो तस्वीर वायरल पूरी दुनिया में हो रही है, इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। तो ईरान के मसले पर भारत सरकार का स्टैंड क्या है? क्या भारत सरकार अभी भी इजराइल के साथ खड़ी है? क्या इजराइल ने इतने हजार बच्चों को जो मारा है, जो आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर भारत सरकार का क्या कहना है? भारत का विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर हमलावर हो रहा है। कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष इतना हमलावर तो हो रहा है खासकर इजराइल के मुद्दे पे, लेकिन विपक्ष कभी भी बांग्लादेश या एक तरीके से पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज की स्थिति है उस मुद्दों के ऊपर कभी भी न प्रखर हुए हैं, न उनकी चर्चा की है और न उन मुद्दे को विमर्श के दायरे में लाया है। जैसे बंगाल में ही, वेस्ट बंगाल में ही जो अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हुए, उनके ऊपर भी चर्चा नदारद है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। इस बार जो मॉनसून सत्र होने वाला है 20 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में, उसमें कई सारे मुद्दों की चर्चा अपेक्षित हमारे सामने होके आ रही है, जो माना जा रहा है कि भारत के सारे राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। पहली बात, परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण। आरोप ये लग रहा है, क्या आरोप लग रहा है थोड़ा सा देखिए तो कई सारे मुद्दे आ जाएंगे। 131वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से लोकसभा के सीटों की संख्या 543 से बढ़कर के 850 हो जाएगी, पहला। और 2011 की जनगणना के आधार पर सीमाओं को दोबारा तय करना भी एक प्राथमिकता में शामिल हो सकता है। तो 850 की जो यह लोकसभा की संख्या होगी, इसको लेकर के भी राजनीतिक दलों के अलग अलग दावे हैं। सरकार का कहना है कि जैसे आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलेगा और महिला आरक्षण से भी जेंडर इक्वलिटी या लैंगिक समानता की संकल्पना कारगर होगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले जो भी राज्य हैं, खासकर दक्षिण भारत के, जिन्होंने आर्थिक विकासात्मक नीतियों को बेहतर तरीके से लागू किया है, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। उत्तर भारत का पलड़ा यहां भारी रह सकता है और दक्षिण भारत को इसमें नुकसान हो सकता है और कहीं ना कहीं इससे हमारे फेडरलिज्म का जो एक ढांचा है, संघवाद का जो एक ढांचा है, वो प्रभावित होगा और भारत के उत्तर और दक्षिण के राज्यों में जो विसंगतियां हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। दक्षिण के राज्य एकाकीपन, अलगाव या विमुक्त होने की भावना से प्रभावित हो सकते हैं। ये एक विपक्ष का आरोप है जिसमें दक्षिण भारत के राजनीतिक दलों ने इस परिसीमन विधेयक के ऊपर अपनी आपत्ति जाहिर की। हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि सरकार ने इसको संतुलित करने के लिए कहा है कि जितना अभी उत्तर प्रदेश या कर्नाटका की जो सीटों का अनुपात है, वही अनुपात परिसीमन विधेयक के लागू होने के बाद भी रहेगा। अब इसके अलावा और भी है, तो इसकी चर्चा अलग से करेंगे कि परिसीमन विधेयक कैसे इंडी गठबंधन को तोड़ सकता है और कैसे ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक को गर्त में मिला सकता है। इसकी भी चर्चा करेंगे अलग से। फिलहाल अभी हम अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं मॉनसून सत्र पे। एक जो दूसरा है वो है एक देश एक चुनाव की व्यवस्था। इसमें भी विपक्षी दलों का आरोप है कि अगर एक देश एक चुनाव जैसी व्यवस्था लागू हो जाएगी तो जितने राष्ट्रीय दल हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों को ही मीडिया के द्वारा लोगों के बीच में प्रभावी रखेंगे। राज्य स्तर से जो भी जुड़े हुए मुद्दे हैं वो चर्चित नहीं होंगे, वो वार्ता का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो मीडिया के मुख्य विमर्श के दौरे में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ साथ क्षेत्रीय स्तर के जो भी राजनीतिक दल हैं उनका भी कहना है कि विगत एक दशकों से मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा जितने भी क्षेत्रीय और विपक्षी दल हैं, इनके प्रवक्ताओं को कार्टून की तरह प्रदर्शित किया जाता है और इन्हें ऐसे सवालों पूछ करके डेमोरलाइज करने की प्रवृत्ति जारी है जिससे देश के आम मतदाता या नागरिक सिर्फ एक दल विशेष के भावनाओं से अपने आप को जोड़े या फिर एक दल विशेष का वोट बैंक बढ़े और अन्य क्षेत्रीय और विपक्षी दलों का वोट बैंक गिरे। हालांकि क्षेत्रीय दलों का यह आरोप गलत भी नहीं है। मीडिया के ऊपर जो गोदी मीडिया का आरोप लग रहा है कुछ हद तक वो सही भी है।
इसके भी अपने तर्क हैं, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो एक देश एक चुनाव जैसी व्यवस्थाएं भारत के क्षेत्रीय दलों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ऐसी चर्चा जबरदस्त रूप से हो रही है। तीसरा है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, पता नहीं हो क्यों नहीं रही है, अरविंद केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन जी से जुड़ा हुआ मामला है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, पीएम सीएम जेल विधेयक। जब संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माता कभी सोचे भी नहीं होंगे कि एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारे देश के पीएम और सीएम जेल जा सकते हैं और जेल जा करके ही वहीं से सरकार चलाने का दावा ठोक सकते हैं। ये स्थिति देखी भी गई है। दिल्ली के सीएम साहब ने कहा कि संविधान में ये है, उनके वकील ने मजबूत वकालत की, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ उठा लिए कि ऐसा कोई प्रोविजन संविधान में नहीं है, तो ये जेल में ही जाके ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मजे की बात, केजरी भैया को जमानत मिल गई और उसी तरह उसी मुद्दे, वही आरोप लगने वाले जो हेमंत सोरेन थे वो भी जेल जाने वाली व्यवस्था में थे, उनको जमानत नहीं मिली। तो हमारी न्यायपालिका व्यक्ति विशेष के अनुसार निर्णय देती है, या ये कहिए जो वकील जितने मजबूत तरीके से लामबंदी करे और पर्दे के पीछे से व्यवस्था लगा दे, उसका जुगाड़ हो जाता है। इसी चीज को रोकने के लिए ये विधेयक लाया गया है कि कोई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी 30 से 31 दिनों से अधिक अगर जुडिशियल कस्टडी में है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि कार्यपालिका या सरकार की बेटर परफॉर्मेंस के लिए ये करना जरूरी है, ये गुड गवर्नेंस का हिस्सा है जो तर्क दिए जाते हैं। विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष ये कहता है कि अब आगे भी आप केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और ईडी के माध्यम से मुख्यमंत्रियों की गर्दन लपेट सकते हैं या मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाते हुए राजनीतिक प्रतिशोध का एक उपकरण बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि विगत, आज ही मैं बच्चों को पढ़ा रहा था कि सीबीआई का अंतिम निष्पादन 3% के आसपास है और लगभग 85% मामले लटके हुए हैं, और ईडी का अंतिम फाइनल रेट, मतलब जितने दोष सिद्धि दर है, 84% ईडी विपक्ष के नेताओं के ऊपर मामले चलाए हैं और सिर्फ 1% लोगों को ही उसके अनुकूल फैसला दिया गया है। बाकी सारे लोगों को डराना, धमकाना, पक्ष में करना, इस तरह के जो भी आरोप लगे हैं, ये सारी चीजें न्यायपालिका में गई है। तो अभी विपक्ष कह रहा है कि इस विधेयक को लाने के बाद सीबीआई और ईडी का पुनः उसी तरह दुरुपयोग हो सकता है जैसे अभी हो रहा है। खैर, मजेदार है, मतलब हमारे देश में किसी भी कानून के दो पक्ष होते हैं, अभी बना नहीं तब तक उसके उपयोग और दुरुपयोग की चर्चा हो रही है। बिना करप्शन किए अगर कोई सीएम बनता है तो मजाल है कि इस तरह की संस्थाएं छुए। ठीक है, एक और है, नीट परीक्षा को लेकर के विवाद हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी की, जो खूब लानत मानत हुई। मोदी जी ने उन्हें बलि का बकरा बना कर रखा है। एक बात समझ में नहीं आती, आज के वर्तमान दौर में हमारा पीएमओ इतना शक्तिशाली है कि लगभग हर डिपार्टमेंट तक उनकी पहुंच है, बिना इनके मर्जी के देश में कुछ नहीं होता। तो नीट जैसी गड़बड़ी पर पीएमओ को पता ना हो, ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं। और नीट जैसी गड़बड़ी के बाद भी प्रधान जी प्रधान बने हुए हैं, भगवान जाने। तो नीट जैसी जो गड़बड़ियां हैं और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कुछ बात हो रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक कोई है जिस पे चर्चा होनी है और कहा जा रहा है इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। अरे भाई, आपने जेट लगा दिया, आपने आर्मी फोर्स लगा दिया। हम जैसे लोग जो पिछले 2 दशकों से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्जाम देने का अनुभव है, लेकिन उसके बाद भी पीएससी के पेपर बनाने में इतनी गड़बड़ी हो जाती है। पीएससी और यूपीएससी की परीक्षाएं ऐसी होती हैं कि भगवान मालिक है इनमें किसका फाइनल सिलेक्शन होगा। किसी भी भारत के एक जिम्मेदार शिक्षक को आप नियुक्त करके इनकी
समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सरकार कैसे घुमाती है बताने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर भी है। उम्मीद कम ही है कि इस जैसे सार्थक विषय पर किसी की चर्चा हो। खैर, एक अन्य और मुद्दा जो चर्चे में आ रहा है वो ये चर्चा आ रहा है यशवंत वर्मा रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर ज्यूरिस्ट रिपोर्ट की पटल रखी जानी है, जिस पर महाभियोग की चर्चा है। अब यहीं पर एक और मुद्दा हो जाता है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां जज ही जज को नियुक्त करते हैं। कोलेजियम सिस्टम अद्भुत। 20 राजनीतिक परिवार हैं, मैंने दर्जनों बार इस चीज को दोहराया है, जो पूरे जुडिशरी पर कब्जा किए हैं। पहले पप्पा जी बन गए हैं, फिर चच्चा बनेंगे, फिर बिट्टा जी बनेंगे, फिर बिटिया जी बनेंगे। ये जज, इसके घर में नोटों की बंडल मिला, किसी ने कुछ नहीं कहा, हटाने की भी हिम्मत नहीं हुई, सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया। और ये सब जानते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया इस कदर उलझी हुई है, वो पूरी हो ही नहीं सकती, बहुत कठिन है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज इस आदमी को डिसमिस नहीं कर सकते हैं? इतनी भी नैतिकता नहीं बची? तो फिर न्यायपालिका की शुचिता, न्यायपालिका की गोपनीयता का मानक कुछ बनता नहीं। आप जो मर्जी आए करें और हम आपके बारे में कुछ बोले भी नहीं। खैर, इस तरह के मुद्दे भी विपक्ष कुछ सार्थक संवाद करेगा, इसकी भी उम्मीद नहीं दिखती है। हाँ, राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में और दान चेरी का जो मामला है वो मुद्दा भड़क सकता है। क्यों भड़क सकता है? क्योंकि सभी जानते हैं एनडीए गठबंधन ने राम मंदिर के मुद्दे को कैसे कैश कराया, लाभार्जन किया और राजनीति के मुख्य धारा से जोड़ा, और जो विपक्ष है वो इससे लाभान्वित नहीं हो पा रही है। उसका भी एक लंबा अतीत है, जिसने राम के अस्तित्व को नकारा, लंबा चौड़ा सेकुलरिज्म, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन राम मंदिर के दान दक्षिणे में उपजा हुआ भ्रष्टाचार या अनियमितता इस बार संसदीय मॉनसून सत्र का सबसे विस्फोटक मामला बनने वाला है। हो सकता है विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हो, योगी जी पर, मोदी जी पर निशाना लगे, आरएसएस पर निशाना लगे, और कुल मिलाकर के अंतिम निष्कर्ष यही है कि इस देश के मतदाताओं को यह संदेश देना कि सरकार राम का प्रयोग सिर्फ सत्ता पाने में करती है। कल ही एक विपक्ष के नेता ने एक शब्द दोहराया कि ये लोग मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। खैर, जो भी हो, मतलब कुल मिला के संसदीय अधिवेशन में अयोध्या के राम मंदिर के दान दक्षिणा में हुई भ्रष्टाचार इस बार संसदीय सुरक्षा व्यवस्था, संसदीय अधिवेशन का सबसे ज्यादा गर्माहट वाला मुद्दा बन सकता है। कुछ विपक्ष की रणनीतियों की बात करें तो बहुत सारी चीजें उभर करके आती हैं। कहती हैं कि विपक्ष बहुआयामी हमला कर सकता है, सरकार को घेरेगा, रक्षा मंत्री के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का मामला बन सकता है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मारे गए सैनिक हैं उनके नाम जब से आपस आए हैं उसके ऊपर भी हमलावर हो सकता है। दूसरा एक और भी है कि इंडी गठबंधन में कई सारे नए राजनीतिक दल उभर के आ रहे हैं। जैसे ममता दीदी की पार्टी ने कह दिया है कि गठबंधन में हम शामिल होंगे, शिवसेना का भी विलय होने वाला है। राजनीति में भी कुछ खास चीज होती है। अगर आप याद करें तो कभी हमारे देश में जनता पार्टी बनी थी, उसके बाद भी जनता दल बना, उसके बाद भी रामो बामो की सरकार बनी, उसके बाद भी यूपीए बना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें जनता पार्टी में ही पार्टी का विलय हुआ था। ठीक यही दल जनता दल में भी देखा गया। आज देखिए इसी कांग्रेस में कई सारे पार्टियों का विलय होते जा रहा है। कह रहे हैं कि इसमें तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट भी जुड़ेगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी जुड़ सकती है, एक अन्य 2-3 अन्य और दल भी हैं जो जुड़ सकते हैं। मतलब इतिहास भी बड़ा अजीब है। कभी कांग्रेस के विरुद्ध गठबंधन कायम हुआ था, आज कांग्रेस ही गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। समय इसी को कहते हैं। कभी इंदिरा हटाओ के नारे लगे और देश के सारे विपक्ष के नेता एकजुट हुए। आज मोदी हटाओ के नारे लग रहे हैं और पुनः विपक्ष के नेता एकजुट हो रहे हैं। तो इतिहास स्वयं को दोहराता है, यहां भी दोहराते हुए देखे जा सकता है।
उस समय की परिस्थितियां अलग होती हैं, आज की परिस्थितियां अलग होती हैं। लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। इंदिरा जी ने चुनाव जीता, फिर जनता पार्टी सत्ता में आई, जनता पार्टी हो गई फेल, खा गई चीनी मिट्टी तेल, ऐसे भी नारे लगे। इंदिरा गांधी का कमबैक हुआ। अभी देखिए मोदी जी चौकीदार चोर है जैसे आरोप लगा रहे हैं, और अयोध्या के राम मंदिर के बाद से ये आरोप सिद्ध होते दिख रहे हैं। पहली बार 12 सालों में सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसकी ईमानदारी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, गुड गवर्नेंस, भ्रष्टाचार 0% जैसी जो भी मौजूदा रणनीतियां हैं, सब इसके आधार पर कमजोर पड़ती जा रही हैं। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि नीट में जो भी धांधली हुई उसका क्या जवाब दें। और सबसे बड़ी बात जो देश के नागरिकों को दुष्प्रभावित कर रहा है वो है एथेनॉल का मुद्दा। एथेनॉल के पीछे कौन सी लॉबी है ये भी बताना है। कितनी अजीब बात है ना कि उस समय जनता पार्टी के समय में चीनी और मिट्टी तेल का मुद्दा इस कदर प्रभावी हुआ कि इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी को पटकनी देने में चीनी और मिट्टी तेल का नारा लगाया। जनता पार्टी हो गई फेल, खा गई चीनी मिट्टी तेल। आज इसी के स्थान पर एथेनॉल एक मुद्दा हो गया है। हो गडकरी, वो गडकरी जी जो एनडीए के सबसे ईमानदार, सक्षम और प्रोग्रेसिव मंत्री में शुमार थे, आज सबसे विवादित, भ्रष्टाचार वाले, अपने बेटे को फायदा पहुंचाने वाले मंत्री के रूप में है। दिल्ली से देहरादून वाला हाईवे में जो गड्ढा हुआ है लगातार हमारे चर्चे में आ रहा है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा एक और भी है, संख्या बल तो जुटेगा, वो भी दिख रहा है। संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता। अभी तक जो आंकड़े उभर करके सामने आए हैं वो 24 से भी ज्यादा विपक्षी दल चुनाव आयोग के कथित पक्षपात और वोट चोरी जैसे मामले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा है कि एसआईआर जैसी गतिविधियां वोट कटवा के रूप में हमारे सामने है। तो अभी 24 दलों के द्वारा चुनाव आयोग की शिकायत लगाने के बाद संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता, चाहे सीबीआई और ईडी जैसी वैधानिक संस्थाएं हों या इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप जो भी 24 दलों के द्वारा लग रहा है, उससे एनडीए गवर्नमेंट की हालत थोड़ी सी तो समस्याजनित देखी गई है। अब थोड़ी सी निष्कर्ष की बात करते हैं कि मॉनसून सत्र एक बैठक ही नहीं है, एक भारत की पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को डायरेक्शन देने का एक माध्यम है। 2026 का मॉनसून सत्र इसी चौराहे पर एक खड़ा है। और अभी जो मामले आ रहे हैं, सीटों में वृद्धि, परिसीमन का मामला, एक देश एक चुनाव, न्यायिक शुचिता, महिला आरक्षण और वो जेल वाला जो एक विधेयक है, इन सभी मुद्दों के ऊपर गंभीर चर्चा होनी है। और जो सबसे ज्यादा विस्फोटक है वो है राम मंदिर में दान पात्र में चोरी का मामला, वो एक नए रूप में सामने आ सकता है। एथेनॉल का मामला, और जो 24 प्रकार के राजनीतिक दल हैं उन्होंने एसआईआर को लेकर के बात कही है। और एनआरसी के ऊपर तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वोट कटवा हो सकता है, परिसीमन, वोट कटवा हो सकता है, महिला आरक्षण विधेयक, ऐसा पूरे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से मैसेज भेजे जा रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, 24 दलों के जितने भी अलग अलग वोट बैंक है, इन सभी के पास सुबह शाम यह मैसेज जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के नाम पर किस प्रकार बिहार में और बंगाल में लोगों के वोट काटे, और कुछ पर्टिकुलरली वोट बैंक इससे कट रहे हैं, इफेक्टेड हो रहे हैं, या कमजोर हो रहे हैं, या बेबस हो रहे हैं, या लाचार हो रहे हैं। कुल मिलाकर के देश में एसआईआर को लेकर के, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, ईडी को लेकर के, सीबीआई को लेके, महिला आरक्षण को लेकर के, परिसीमन को लेके एक गजब का माहौल बनता हुआ देखा जा सकता है। संसद के पटल पर मीडिया के विमर्श में जो मुद्दे चर्चे में नहीं होते हैं, वो सारे के सारे मुद्दे व्हाट्सएप के माध्यम से भारत के नागरिकों के पास पहुंचते हैं।
मैंने कई अलग अलग बच्चों से बात किया, जो कोई समाजवाद वाले हैं, कोई सामाजिक न्याय वाले के फेवर में है, कोई सेकुलरिज्म के फेवर वाले हैं। जब उनसे बातचीत की तो मैं दंग रह गया कि बिना मीडिया के मुख्य विमर्श में चर्चा हुए उनके पास आंकड़े हैं। जैसे मैंने एक आरजेडी के सपोर्टर से पूछा कि बिहार में एसआईआर ने क्या गुल खिलाया, उसने स्पष्ट बता दिया कि हमारे वोट बैंक में इतने कट हुए, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक उसी तरह एक कांग्रेस के सपोर्टर से पूछा, उसने भी बताया। ठीक उसी तरह अन्य और दलों के पास भी अपने अपने वोट बैंक से जुड़े हुए आंकड़े हैं, जो विशुद्ध रूप से एनडीए गवर्नमेंट को दोष सिद्धि के कटघरे में खड़े रखते हैं। तो फिलहाल मॉनसून सत्र से जुड़े हुए इन हंगामों के बीच में भारत के संसदीय इतिहास की राजनीति किस प्रकार किस रूप में सामने आती है, फिलहाल अभी तक कुछ इसके ऊपर निष्पक्षता से कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन जो 3 बिल या विधेयक हमारे सामने हैं और वो वोट कटवा के रूप में एक्टिव होने हैं, इससे देश में गतिरोध का, विरोध का दौर तो सामने आने वाला ही है। तो देखते हैं संसदीय अधिवेशन में मॉनसून सत्र और उसके बाद की होने वाली गतिविधियां भारत के लोकतंत्र या राजनीति को कैसे प्रभावित या दुष्प्रभावित करती हैं। थैंक यू।